जैसे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पे घटित हुई हैं, चाहे वह फर्स्ट सेशन हो, सेकंड सेशन हो, थर्ड सेशन हो या फोर्थ सेशन हो, तो इससे रिलेटेड थोड़ी महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उसे हम लोगों को यहाँ पे देखना था। एक तो हम लोगों ने यह देखा था कि जो पहला अधिवेशन जो हुआ कांग्रेस का वह मुंबई में होता है, इसका फर्स्ट सेशन 1885 में, और इसी फर्स्ट सेशन में यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि यहाँ जो असंतोष था भारतीयों में, जिस प्रकार से भारतीयों में, बुद्धिजीवियों में असंतोष बढ़ रहा था, उस असंतोष को कम करने के लिए ही कांग्रेस का गठन किया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जिसमें लॉर्ड डफरिन के परामर्श से ही यह कहा गया कि ह्यूम ने कांग्रेस का गठन किया था, जिसकी कोई स्पष्ट कहीं से उल्लेख नहीं है कि लॉर्ड डफरिन ने ऐसा कुछ ह्यूम को कहा था, क्योंकि आगे की घटनाएं यह साबित करती है कि ह्यूम और डफरिन के जो संबंध थे वह मित्रतापूर्ण नहीं थे, और यहाँ तक कि कांग्रेस के विषय में जो जानकारी भी ह्यूम को मिली, ये डफरिन को जो मिली, वह बाद में मिलती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डफरिन के परामर्श से यह इसका गठन किया जा रहा है, जिसको लेकर जो चरमपंथी हैं वह उदारवादियों पर प्रहार भी करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि कांग्रेस का जो सेकेंड सेशन है जो कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा है 1886 में, यह कांग्रेस का सेकेंड सेशन है। अब इस सेकेंड सेशन में यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो एक उदारवादी हैं और जिनको लेकर उग्रवादियों में भी इनके प्रति बड़ा विश्वास है, किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। क्या पहली क्लास है? बैठ जाओ। तो यहाँ पे इनको लेकर कोई विरोध नहीं है। यह कांग्रेस के सेकेंड सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। थर्ड सेशन को अगर देखें जो मद्रास में आयोजित हो रहा है कांग्रेस का, तो यह बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष होते हैं और पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। इस पे प्रश्न भी पूछे हुए हैं जिसका हम लोगों ने कल चर्चा भी किया था। तो यह कांग्रेस के पहले अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, यहाँ से आप देखो एक प्रश्न कभी कभी पूछ देता है कि लॉर्ड डफरिन के द्वारा, क्योंकि पहला सेशन जब आयोजित हो रहा है, कांग्रेस का दूसरा सेशन जब आयोजित हो रहा है, तो इन सब में जो वायसराय हैं वह कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भोज भी दे रहे हैं। सारा खर्च सरकार कर रही है। सरकार का उद्देश्य ही था कांग्रेस के गठन के पीछे कि कांग्रेस एक सामाजिक संगठन के रूप में काम करे, जिसमें जो सामाजिक मुद्दे हैं उन सामाजिक मुद्दे को कांग्रेस के मंच से उठाया जाए और फिर उसमें सरकार सुधार करे। क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के बाद जब जांच आयोग का जब रिपोर्ट आता है कि आखिर इतनी बड़ी घटना क्यों घटित हो गई, क्यों भारत के सभी वर्गों ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की कोशिश उन लोगों ने किया, तो आखिर कुछ ना कुछ बड़े स्तर पर असंतोष भारत में व्याप्त था। तो आखिर इस असंतोष का कारण क्या था? तो जब उसमें कारणों को तलाशा गया, जब ढूंढा गया, तो उसमें देखा गया कि जो कंपनी की शासन थी भारत में, कंपनी शासन से लोग संतुष्ट नहीं थे। कंपनी के द्वारा जो आर्थिक नीति जो अपनाई गई थी उसके कारण किसान वर्ग भी असंतुष्ट थे। बढ़ता हुआ भू राजस्व दर था, लोगों को जबरन नकदी फसल उत्पादन करने के लिए बाध्य किया जा रहा था, जबरन लोगों को नकदी फसल उत्पादन करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। जूट, नील, अफीम, इन सब की खेती करवाई जा रही थी। तो किसानों में असंतोष था, जमींदारों से छीनी जा रही थी जमीन, उसे आपको बेदखली प्रथा उसमें था। एक आप देखते हो कि उसी में एक सूर्यास्त कानून बनाया गया था, जिसमें यह था कि अगर निश्चित समय को सूर्य ढलने से पहले अगर
राजस्व की अदायगी नहीं की जाती है सरकार को, तो जमींदारों का जमीन जो है, यानी उनकी जमींदारी जो है वह समाप्त कर दी जाएगी, दूसरे किसी को दे दी जाएगी जो अधिक बोली लगाएगा। तो इससे जमींदार भी असंतुष्ट हैं कंपनी के शासन से, क्योंकि 1857 से पहले तक भारत में जो शासन है वह ब्रिटिश क्राउन का शासन नहीं है, वह कंपनी का शासन है। तो इस शासन व्यवस्था से भारतीयों में बड़ा असंतोष था। जमींदार भी असंतुष्ट हैं, किसान भी असंतुष्ट है। इसके साथ साथ जो कंपनी के द्वारा जो साम्राज्यिक विस्तार की नीति जो अपनाई गई थी, जैसे आप देखते हो डलहौजी के द्वारा, तो डलहौजी ने क्या किया था, व्यपगत का सिद्धांत लाया था, और उस व्यपगत के सिद्धांत के तहत उसने बहुत सारे भारतीय राज्यों को समाप्त कर दिया था और उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया था, कंपनी के अधीन ले आया था, जिसमें सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये सारे राज्य थे जिनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी, सिर्फ एक आधार पर कि इनके पास अपने उत्तराधिकारी नहीं थे। और एक कानून लाया गया जिसमें हुआ कि भाई गोद लेने की जो प्रथा है वह भारत में समाप्त कर दी जाएगी। अब चूंकि यह हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई थी, यह भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई थी, ये हमारे सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप था, क्योंकि ये भारतीय रीति रिवाज, भारतीय परंपराओं में शामिल था कि अगर आपका वारिस नहीं है तो आप अपने परिवार के किसी भी बालक को आप गोद ले सकते हैं, आप अपने नॉमिनी बना सकते हैं। यह हमारे संस्कृति में था, तो इसमें भी हस्तक्षेप किया गया। अब इससे भी लोगों में असंतोष है। इसके साथ साथ कुछ सामाजिक विधेयक लाए जा रहे हैं, जिसमें सती प्रथा उन्मूलन 1829 का विलियम बेंटिंग के समय, जिसमें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का, इसके साथ साथ आपको शिशु हत्या पर प्रतिबंध, इसके साथ साथ जनजातीय मामलों में आप देख रहे हो वन कानून लाया जा रहा है, जनजातियों को वन संपदा पर से अधिकार समाप्त कर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जनजातियों में नई आबकारी नीति लागू की जा रही है कि अब उनको मदिरा पान सेवन पर प्रतिबंध लगाया गया, और अगर वह मदिरा पान बनाते भी हैं तो वह भी कर के दायरे में लाया जाता है। यानी चारों ओर असंतोष था भारत में कंपनी शासन से। यह जो विगत 100 वर्षों का शासन था, 1757 से जो 1857 तक चला रहा था, तो यह जब क्रांति जब हुई, घटित हुई, तो इसको लेकर हुआ कि भाई आखिर क्यों इतने बड़े स्तर पर विद्रोह हुआ, सभी वर्ग क्यों इसमें भागीदारी निभाई। चलो ठीक है, सेना असंतुष्ट थे, सैनिक असंतुष्ट थे कि उनको अच्छी वेतन उनको नहीं था, अच्छी सुविधाएं नहीं थी, उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा था, उनको अपने क्षेत्र से बाहर सेवा देना होता था, समुद्र पार भी जाना होता था, जो हमारे रीति रिवाज और परंपरा के विरुद्ध था। धार्मिक प्रतीकों का भी इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था सैनिकों को। तो इन सब को लेकर चलो सैनिक असंतुष्ट थे, सैनिकों ने विद्रोह किया। चर्बी वाले कारतूस तात्कालिक कारण बनता है, उसको लेकर विद्रोह की शुरुआत होती है। लेकिन समाज के अन्य वर्गों की भागीदारी उसमें क्यों हुई, तो इसको लेकर जब जांच आयोग का गठन हुआ तब यह हुआ कि भाई भारत में सभी वर्ग इस शासन व्यवस्था से असंतुष्ट हैं। उसके बाद आप देखते हो कि जब क्राउन के शासन की शुरुआत होती है, तो क्राउन के शासन के शुरुआत के साथ हुआ कि अब कंपनी, अब जो यानी ब्रिटिश साम्राज्य है, वह साम्राज्यिक प्रसार की नीति का त्याग करेगा। अब भारत में साम्राज्यिक प्रसार नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ यह भी हुआ कि अब सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वह हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इसलिए हुआ कि भाई आखिर सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, सामाजिक सुधार अगर नहीं होगा, तो भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक असंतोष भी उत्पन्न होगा कि भाई आप कैसे कह रहे हो कि हमारी शासन व्यवस्था, हमारा उद्देश्य ही है भारत का विकास करना, तो भारत का तो आप विकास कर नहीं रहे हो, भारत को तो आप आधुनिक बना नहीं रहे हो। तो इसलिए कांग्रेस का गठन किया जा रहा है कि कांग्रेस सामाजिक मुद्दे को उठाए, क्योंकि 1857 के बाद अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति का पालन किया जा रहा है कि हम सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में अब कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब आप ही लोग डिमांड करो, आप ही लोग मांग करो, ऐसा कोई संगठन हो जो यह मांग करे और उसके बाद सरकार उसमें कुछ सुधार कर दे, जिससे भारतीय विरोध का डायरेक्ट सामना सरकार को ना करना पड़े। तो इसलिए डफरिन के द्वारा यहाँ पे ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से एक ऐसे संगठन बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस गठित अवश्य हुई,
ब्रिटिश सहयोग से ही कांग्रेस का गठन हुआ, लेकिन आगे चलकर कांग्रेस सामाजिक संगठन के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करने लगा और कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक मुद्दे को उठाया जाने लगा। तो शुरुआती 2 अधिवेशन में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भोज भी देता था, उनकी सारी व्यवस्थाएं भी करता था, लेकिन तीसरे अधिवेशन तक आते आते लॉर्ड डफरिन अपने विचारधारा में परिवर्तन लाता है और कांग्रेस से दूरी बनाने लगता है, कांग्रेस से दूरी बनाने लगता है। अब इसी तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो यह तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं बदरुद्दीन तैयब जी। अब यह आपको प्रथम मुस्लिम थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिन्होंने अध्यक्षता की थी। इसी में आप देखो तो कांग्रेस की पहली बार इसी अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में, यानी कांग्रेस का सेशन कहां हो रहा है आयोजित? मद्रास में। तो इसी मद्रास अधिवेशन में पहली बार डफरिन के द्वारा कांग्रेस की आलोचना की गई। पहली बार डफरिन के द्वारा कांग्रेस की आलोचना की गई और यह कहा गया कि कोई भी ब्रिटिश अधिकारी वह कांग्रेस के सभा में वह भागीदारी नहीं निभाएंगे। कोई भी ब्रिटिश अधिकारी, जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वह कांग्रेस के सभा में भाग नहीं लेंगे। इसी अधिवेशन में यह कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो 4th सेशन। अब 4th सेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के। कम से कम देखो, सभी अधिवेशन तो मैं भी समझ रहा हूं कि आप सभी अधिवेशन को याद नहीं रख सकते हो, कि आपसे कहा जाए कि 1885 से लेकर और 1948 तक के कांग्रेस अधिवेशन के सभी को आप याद रखें और सबके अध्यक्ष आप याद रखें, सबका स्थान आप याद रखें, यह संभव ही नहीं है और ना इन सबसे सारे से प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण सेशन है उससे तो प्रश्न पूछा जा रहा है और बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 4th सेशन को आप देखो तो चौथा जो अधिवेशन है कांग्रेस का वह 1888 में कहाँ आयोजित हो रहा है? वह इलाहाबाद में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया? तो इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने किया। यह पहले ब्रिटिश थे, ध्यान रखना है, पहले ब्रिटिश जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। पहले ब्रिटिश जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। यह पहले ब्रिटिश अधिकारी हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। अच्छा, इस अधिवेशन में कुछ महत्वपूर्ण घटना घटित होता है। अब घटना क्या घटित हुआ था इसमें? अब इसी अधिवेशन में आप देखते हो कि कांग्रेस के इसी चौथे अधिवेशन में कांग्रेस के लिए जो आपको दरभंगा के जो राजा थे उन्होंने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर, क्षेत्र है, जगह है, तो इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर वह आपको किसको भेंट कर दिया गया? वह कांग्रेस को दिया गया। यह प्रश्न पूछा जाता है कि इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर कांग्रेस को भेंट किसने किया और किस अधिवेशन में किया गया? तो इसी अधिवेशन में दरभंगा के राजा ने इलाहाबाद में लोथर काउंसिल खरीदकर किसे भेंट किया? कांग्रेस को भेंट किया, यानी कांग्रेस को प्रदान कर दिया, कांग्रेस को दे दिया गया। अच्छा, इस अधिवेशन में एक और बड़ी बात है कि इस अधिवेशन में प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन के किसने विरोध किया था? तो इसका विरोध भी किया जा रहा है, इस अधिवेशन का विरोध किया जा रहा है। तो विरोध किसके द्वारा किया जा रहा है? तो कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन का जो विरोध किया जा रहा है वह किसके द्वारा किया जा रहा है? एक तो इसका विरोध करते हैं सर सैयद अहमद एवं बनारस के राजा सितारे हिंद के द्वारा। तो इसका विरोध किया जाता है 2 व्यक्ति के द्वारा। किनके द्वारा?
तो एक तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा और दूसरा बनारस के राजा सितारे हिंद के द्वारा। तो यह हम लोगों ने चूंकि कल किया था, लेकिन कल चूंकि मैं थोड़ा मुझे लगा कि आज ही समाप्त कर दिया जाए कांग्रेस सेशन, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा उसको निपटा दूं। लेकिन अब विरोध देखो, बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो कांग्रेस को लेकर कांग्रेस के गठन से खुश नहीं थे। दूसरी चीज, सर सैयद अहमद खां का विरोध करने का यहां पे कारण है कि सर सैयद अहमद जो थे वह अब ब्रिटिश जो नीति है और जो भारतीय मुसलमानों के प्रति जो है, तो भारतीय मुसलमान जो थे, चूंकि भारतीय मुसलमान अगर कांग्रेस में शामिल होंगे तो इससे नुकसान किसको होगा? मुसलमानों को होगा, क्योंकि सरकार ऐसे ही मुसलमानों के प्रति वह दुराव की भावना रखी हुई है। सरकार को लग रहा है कि यह जो भारत में 1857 की क्रांति हुई वह मुस्लिमों के षड्यंत्र का परिणाम था, और अगर ऐसे में मुस्लिम ब्रिटिश विरोधी नीति को अपनाते हैं तो सरकार और दूरी बना लेगी मुसलमानों से। इससे मुसलमानों का विकास रुक जाएगा, आर्थिक विकास रुक जाएगा। तो इसलिए वे विरोध करते हुए मुसलमानों को कह रहे हैं कि कांग्रेस से दूरी बना लो, कांग्रेस से दूरी बनाने की वह बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पे विरोध करने, अब चूंकि बनारस के राजा जो सितारे हिंद हैं, ये तो विरोध करेंगे ही। राजवाड़े थोड़े ही चाहेंगे कि राष्ट्रीयता की भावना बढ़े। अगर भारत में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी तो नुकसान किन को होगा? राजवाड़ों को होगा। तो राजवाड़ों कभी नहीं राजवाड़े चाहेंगे, क्योंकि राज्य समाप्त होगा अगर राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी तो वे कभी नहीं चाहेंगे कि राष्ट्रीयता की भावना बढ़े। तो यहाँ पे इन 4 अधिवेशन के संदर्भ में एक 5वां अधिवेशन भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखना कि कांग्रेस का जो 5वां अधिवेशन हो रहा है वह 5वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मुंबई में किया जा रहा है। उसे भी बलिक लिख लेना, कांग्रेस का 5वां अधिवेशन। ठीक है, यह जो 5वां अधिवेशन है यह भी महत्वपूर्ण है, 5वां अधिवेशन। और यह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मुंबई। देखो, ये तो क्रमबद्धता में आप याद रखो, पहला मुंबई, दूसरा कहाँ? सभी महानगर में, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद, फिर 5वां मुंबई में। अब मुंबई में जो 5वां अधिवेशन एक कब आयोजित किया जा रहा है? 1889 में। और इस समय जो कांग्रेस की अध्यक्षता जिसने की थी वह कौन थे? वह थे विलियम वेडरवन। विलियम वेडरवन। अब यही विलियम वेडरवन है जो ह्यूम के, वो ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक हैं, यह ह्यूम के कौन है? जीवनीकार हैं, जिन्होंने ह्यूम की जीवनी लिखी थी, विलियम वेडरवन ने। यह भी प्रश्न पूछे हुए है, अगर आप पेपर उठाओगे तब तो पता चलेगा। तो आप लोग तो मेहनत खुद करते ही नहीं हो। मैं बार बार कहता हूं कि थोड़ा सा केवल किसी के भरोसे पे डिपेंडेंसी को तोड़ो, रिजल्ट लेना है तो। आप कब तक डिपेंड बने रहोगे? यहां तो स्थिति यह है कि बच्चे आते हैं तो उनको लगता है कि सिलेबस भी टीचर बता दे, है ना। उनको इतना मतलब नहीं है कि सिलेबस की भी जानकारी हमें रखनी है कि हम किस चीज के लिए जा रहे हैं। अरे भाई, आप घर से इतनी दूर आ गए, रात दिन आप मोबाइल में उलझे हुए हो, आप व्हाट्सएप के पीएचडी आप डिग्री ले लिए हो, और उसके बाद आपको सिलेबस नहीं आपको पता है, सिलेबस आपसे डाउनलोड नहीं हो रहा है कि वो भी आपको टीचर बताए कि सिलेबस ये है यूपीएससी का। कम से कम उतनी तो जानकारी होनी चाहिए। मुझे तो दुख तब होता है जब ऑप्शनल पढ़ने के बाद बच्चे बोलते हैं कि सिलेबस क्या है। यही स्थिति भी है कि सिलेबस क्या है। तो यह कम से कम अब इतनी चीजें, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को जब आप देखोगे तब तो इंटरेस्ट बनेगा, तब तो आपका समझ विकसित होगा कि हाँ भाई, ये सब प्रश्न पूछा जा रहा है, मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं। देखो, खुद से प्रश्न आपको करना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तब, और नहीं तब तो फिर सारे तैयारी करने आते ही हैं, उसी में आप भी शामिल हो जाओ। आपको खुद से प्रश्न करना पड़ेगा कि ये मैं क्यों पढ़ रहा हूं, किस लिए पढ़ रहा हूं, क्या यह पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अब इसका अंदाजा तभी लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे। अब क्यों पढ़ रहा हूं? शौक से कोई नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए, इसलिए आप इसको पढ़ रहे हो। नहीं तो हमें क्या लेना देना है इस कांग्रेस सेशन से? हमें तो सिर्फ यह है कि भाई एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए।
यह हमारे सिलेबस में शामिल है। इस पर यूपीएससी ने एक नहीं बल्कि 8-8, 10-10 बार प्रश्न पूछ चुका है, तो आगे भी पूछा जाएगा, तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो यहां पे जब तक आप खुद प्रश्न नहीं उठाओगे, जब तक आप खुद देखोगे नहीं, क्वेश्चन को देखोगे नहीं, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप क्लास जो भी टॉपिक कर रहे हो उससे रिलेटेड प्रश्न को अवश्य देखें, चाहे वह यूपीएससी का प्रश्न हो, चाहे वह स्टेट पीसीएस का प्रश्न हो। इससे आपका इंटरेस्ट जगेगा, इससे आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे, इससे आपको पता चलेगा कि मैं जो पढ़ रहा हूं और जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है या गलत है। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा तो समस्याएं दो जगह है, या तो पढ़ाने वालों में या तो फिर आपके अंदर। यही तो हो सकता है कि आप पढ़े भी उसके बावजूद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसका चेक तो आपको खुद करना पड़ेगा। जब तक आप चेक नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे इन चार, अब यह 5वां अधिवेशन क्यों, तो विलियम वेडरवन इसकी अध्यक्षता करते हैं, यह भी ब्रिटिश ही हैं। और यह कौन है, तो ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार हैं। अब ए.ओ. ह्यूम कौन है, तो ए.ओ. ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस के जो संस्थापक हैं, ए.ओ. ह्यूम कौन है, कांग्रेस के संस्थापक, इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था। किस नाम से कांग्रेस का गठन, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से। कब, 1884 में। और कांग्रेस स्थापित कब हुआ, 1885 में। किस नाम से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसने नाम दिया, दादा भाई नौरोजी ने। तो हर चीज को आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे हम लोग देखें तो इन्होंने ही, ये चूंकि ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक हैं, पिता हैं, कांग्रेस के पिता हैं, इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया था। अब कौन है, क्या कोई बात कर रहा है क्या? तो यह जो हम लोग देख रहे हैं कि अब ह्यूम ये कांग्रेस के पिता हैं, कांग्रेस के संगठन करता हैं। ह्यूम को आप देखते हो कि ए.ओ. ह्यूम जो हैं, अब इनका जीवनी लिखने का काम वेडरवन करते हैं, और वेडरवन के ही विवरण के आधार पर एक नया विवाद जन्म ले लेता है, जो कांग्रेस के उत्पत्ति से संबंधित विवाद था, जिसमें विवाद एक सेफ्टी बल्ब थ्योरी, सुरक्षा कवच सिद्धांत और एक तड़ित चालक सिद्धांत, यहां पे दो विचारधाराओं की टकराहट थी। अब चूंकि कांग्रेस के लंबे वर्षों तक जो नेतृत्व प्रदान किया वह किसने किया, उदारवादियों ने। जो 1885 से लेकर और 1905 तक जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वह कौन है, उदारवादी लोग हैं। अब इन उदारवादियों की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आगे के जनरेशन को दिखाई नहीं दिया, उग्रवादियों को दिखाई नहीं दिया, और दोनों में मतभेद भी काफी बढ़ गया था। यहां तक कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादियों को कांग्रेस से 8 वर्ष के लिए बाहर भी कर दिया गया था। तो अब इसी को लेकर आप देखते हो कि एक नया विवाद जन्म लेता है वेडरवन के विवरण के आधार पर, और विवाद को जन्म देने का काम किसने किया, तो उग्रपंथी लाला लाजपत राय ने। अब लाला लाजपत राय ने यह कहा कि कांग्रेस जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, तो यह आपको सुरक्षा कवच का काम किया, सेफ्टी वॉल्व का काम किया। सुरक्षा कवच यानी जो असंतोष को उत्पन्न ही नहीं होने दिया, जैसे कुकर में लगा होता है सेफ्टी बल्ब, कि वह आपको कुकर के फटने से आपके जान माल के नुकसान से बचाने के लिए अगर सीटी जाम हो जाए तो पहले सेफ्टी बल्ब निकल जाता है, जिससे कि नुकसान नहीं होता है। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने काम क्या किया, तो इसने सुरक्षा कवच का काम किया। क्यों भाई, तो यह ब्रिटिश हित में, ब्रिटिश के द्वारा और ब्रिटिश प्रेरणा से यह स्थापित संगठन था। ब्रिटिश हित में, ब्रिटिश के द्वारा और ब्रिटिश प्रेरणा से आधारित संगठन था। तो इसलिए इसके ऊपर एक आरोप लगाया गया कि कांग्रेस भारतीय हित में नहीं है, क्योंकि इसका गठन अंग्रेज के द्वारा किया जा रहा है, एक अंग्रेज के कहने पर किया जा रहा है। यानी आपको किसके कहने पर किया जा रहा है, तो डफरिन के कहने पर किया जा रहा है, वायसराय के कहने पर किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया जा रहा है। तो यह आरोप लगाया गया कि कांग्रेस ने भारत में असंतोष को उत्पन्न ही नहीं होने दिया, इसी कारण
1857 के बाद कोई भारत में बड़ी क्रांति नहीं हो पाई है। अब यह एक इतना बड़ा आरोप था उदारवादियों के ऊपर कि उदारवादियों की ओर से नेतृत्व संभालने का काम किया गोपाल कृष्ण गोखले ने, और उन्होंने कहा कि नहीं, यह जो आप बता रहे हो यह कहीं से भी यह उचित नहीं है, क्योंकि आप आज बोल रहे हो इसलिए क्योंकि हमने आपको बोलने का वैसा आधार दिया है। यह सही है कि कांग्रेस का गठन एक अंग्रेज के द्वारा किया गया है, लेकिन ना तो एक अंग्रेज के कहने पर और ना अंग्रेजों के हितों की पूर्ति के लिए, बल्कि हमने ह्यूम का सहयोग अवश्य लिया और ह्यूम इसके संस्थापक बने। तो हमने सिर्फ इसलिए ह्यूम का सहयोग लिया कि क्योंकि एक ब्रिटिश के इसमें शामिल हो जाने मात्र से सरकार की जो नजर है वह इस ओर ज्यादा नहीं पड़ेगी। नहीं तो शुरू में ही सरकार इस कांग्रेस को समाप्त कर देती। अभी हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं था, अभी हम एकजुट नहीं थे, हमारी सोच वैसी नहीं थी, हमारे पास संसाधन नहीं थे, और शुरू में ही अगर हम कमजोर होकर ही सरकार विरोधी अगर दृष्टिकोण को अपना ले तो शुरू में ही सरकार क्या करती, दबा देती, हमें संगठित होने ही नहीं देती। तो इसलिए हमने ह्यूम का उपयोग किया, और ह्यूम हमारे लिए क्या हुए, तो वह तड़ित चालक का काम किए, जो सरकार के प्रहार से हमें बचाने का काम किए। तो यह आपको दो विचारधारा जिस पे हम लोगों ने कल डिस्कस काफी किया था। हाँ, किसकी? अब देखो, बिपिन चंद्र, किसमें बिपिन चंद्र पुस्तक में जिक्र हुआ है? क्या क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन जब दोगे तब तो क्या क्वेश्चन था, दिखाओ क्वेश्चन, क्वेश्चन पहले दिखाओ कि क्या उसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अब यह तो आप समझ रहे हो कि सुरक्षा बल्ब का मतलब क्या है, ठीक है, और तड़ित चालक का मतलब क्या है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिखाओ, क्या क्वेश्चन है? बिपिन चंद्र जो हैं, बिपिन चंद्र पाल है ना, क्रांतिकारी थे, लेकिन आप देखते हो कि यह वही बिपिन चंद्र हैं जब गांधी असहयोग का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया था। यह वही बिपिन चंद्र है। जब गांधी 1920 में जब आपको कलकत्ता सेशन होता है, जो विशेष अधिवेशन था, और उसमें गांधी लेकर आते हैं प्रस्ताव असहयोग आंदोलन का। देश में वैसी स्थिति थी, 1919 का वर्ष देश के लिए बहुत अच्छा नहीं था। किसने खारिज कर दिया था? सेफ्टी बल्ब थ्योरी को। तो सेफ्टी बल्ब थ्योरी को खारिज करने का काम बिपिन चंद्र ने भी, जो भी क्रांतिकारी थे, लाल बाल पाल घोष, सभी ने खारिज किया। बिपिन चंद्र, बिपिन चंद्र भाई, जो भी क्रांतिकारी होंगे। देखो हमने क्या कहा, यहां पे दो विचारधाराएं हैं बेटा, हमेशा हर चीज को समझो। अब यह विचारधारा की लड़ाई है, और दो अलग अलग विचारधारा, एक है उदारवादी और एक है कौन, उग्रवादी। तो उग्रवादी कौन? उग्रवादी जो भी लोग हैं वे यही कहेंगे कि कांग्रेस का गठन ही भारतीयों के लिए नहीं किया गया है। तो उनमें सब, हाँ, अब ये भी सही है। कल एक कोई आया था मुझसे पूछा कि ये उग्रवादी सर क्यों इनको कहा जा रहा है। देखो यहां पे हमें यह समझना है, अब यहां पे थोड़ा बड़ा भ्रम होता है, और बहुत सारे इतिहासकारों ने भी इस बात को लेकर आपत्ति उठाया कि भाई उग्रवादी कहना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। इंग्लिश में तो सब कुछ अच्छा लग जाता है, इंग्लिश में गाली भी लोग देते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन वही गाली अगर हिंदी में दिया जाए तो थोड़ा बड़ा भद्दा लगता है। जैसे आज का ही मैं अगर स्टेटमेंट बताऊं तो आज बिहार में बड़ा चर्चा में है नीतीश कुमार, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार, और उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया पॉपुलेशन को लेकर, जनसंख्या को लेकर। बात वे सही कह रहे थे, अब उस बात को मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता हूँ जो जिसको उन्होंने विधानसभा में बोला है।
तो बात वे बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन जो तरीका है, लहजा जो है, शब्द का जो चयन है, वो सही नहीं था। जिसको आप परिवार के बीच में नहीं बोल सकते हो, जिसको आप मित्रों में जिस शब्द का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वैसे शब्द आप विधानसभा में, जहां पे महिलाएं भी बैठी हैं और पूरा देश सुन रहा है, आप वैसे शब्दों का चयन वैसे विधानसभा में आप करेंगे? तो हर चीजों का होता है कि भाई आप किस संदर्भ में। अब जैसे अगर इंग्लिश में हम देखें तो इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, एक्सट्रीमिस्ट, लेकिन वही हिंदी में उसको उग्रवादी, तो चरमपंथी जिसे कहा जा रहा है। तो यहां पे देखो, हमें इस संदर्भ में यहां पे इतिहासकारों ने भी उसको स्पष्ट किया कि दो विचारधारा है। वह क्या है? उदारवाद और उग्रवाद। अब इसे ही हम लोग कह देते हैं क्या? उदारवादी और उग्रवादी। तो यहां पे वाद मतलब क्या है? वाद का मतलब क्या होता है? वाद का मतलब होता है सिद्धांत। वाद का मतलब सिद्धांत। तो यहां उग्रवादी से तात्पर्य यह नहीं है कि वह कोई बम फोड़ने वाले थे। आज के उग्रवादियों से उनकी तुलना नहीं करनी। अब चूंकि ये विचारधारा साम्राज्यवादी दर्शाता है, अब ब्रिटिश के नजरों में ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने वाले कौन थे? आज जैसे मान लो कि अगर भारत सरकार का और भारत का कोई विरोध करेगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? लेकिन वह दूसरे रूप में है। अब इसको आतंक, इसी के एक अगला पीढ़ी है जिसको ब्रिटिश क्या कह रहे हैं? आतंकवादी। यह भी क्या है? एक विचारधारा है, सिद्धांत है, जिसने किस चीज को अपनाया है? आतंक। जिसने किस रास्ता को अपनाया है? आतंक। कि हम सरकार का तो विरोध करेंगे, सरकार हमारी बात इस तरीके से नहीं सुन रही है, उदार तरीके से। उदार में क्या है कि हम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, हम स्मरण पत्र दे रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं। यही हो रहा है ना। शुरुआती चरण में ब्रिटिश आए और जब हमारे यहां जब राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई तो हमने क्या किया? सरकार के समक्ष हाथ जोड़े, प्रार्थना किए, उनको स्मरण पत्र दिए कि आप याद करो, आप ही ऐसी चीजें बोलते थे कि हमारा उद्देश्य भारत का विकास करना है, हम आए ही हैं भारत में भारत को आधुनिक बनाने के लिए। यही कह रहे हैं ना, हम लोग इन्हीं चीज की मांग कर रहे हैं। और हमारा रास्ता कैसा है, तरीका कैसा है? बड़ा ही लिबरल है। हम उसके लिए सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसके लिए सरकार पर भरोसा रख रहे हैं कि सरकार हमारी बात को सुनेगी। तो पहले आप कहीं भी जाते हो तो पहले किसी से बात करते हो तो हाथ में पत्थर लेकर, क्या कि इधर साइड में सब पत्थर रखे हुए हैं और उसके बाद एक हाथ से एप्लीकेशन दे रहे हैं? ऐसा तो हम नहीं करते हैं। पहले हम बड़ा विनम्र तरीके से जाते हैं। उसके बाद जब हमारी बात नहीं सुनी जाती है तब फिर हमारा विचार क्या हो जाएगा उसके प्रति? थोड़ा क्या होगा? उग्र होगा। हमारे बात करने के तरीके थोड़े क्या होंगे? उग्र होंगे। हम क्या करेंगे? तो हम यहां पे निष्क्रिय प्रतिरोध, हम कोई हिंसा नहीं, हिंसा की बात नहीं है, हम क्या करेंगे? निष्क्रिय प्रतिरोध। हमारा प्रतिरोध का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम कहेंगे कि भाई देखो, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो, मैं बाहर बैठ जाऊंगा, यहीं आपके दरवाजे पर बैठ जाऊंगा, मैं बाहर भूख हड़ताल पर मैं बैठ जाऊंगा, मैं आपका सहयोग नहीं करूंगा, मैं असहयोग करने लगूंगा। यही हम लोग करते हैं ना कि भाई आप हमारी बात नहीं मान रहे हो, बार बार आप मुझे भगा रहे हो, तो भगा रहे हो तो देखो अच्छी बात नहीं, आप या तो हमारी बात सुन लो और नहीं तो मैं आपके गेट के सामने बैठा रहूंगा और सुबह से शाम तक बैठा रहूंगा। मैं आपका कोई काम नहीं रोकूंगा लेकिन विरोध करता रहूंगा कि ये अफसर बहुत भ्रष्ट है, मत जाइए इसके पास, ये बात नहीं सुनता है। इतना तो अधिकार है ही कहने का, बैठने का। अब उसके लिए आप जो तरीका अपनाओ, आप चाहे मुझे पीटो, उठाकर जेल में डाल दो, फिर भी मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा क्योंकि आप हमारी बात को सुन नहीं रहे हो। तो वह हमारा तरीका क्या हो गया? थोड़ा उग्र हो गया बात रखने का। अब जब इससे भी बात नहीं बनी तब फिर लोगों ने किस रास्ते को अपनाया? बोला अब ऐसे नहीं जाएंगे, अब ऐसे नहीं मारेंगे। तो लोगों ने आतंक का रास्ता, जिसमें दो फेज हम देखते हैं। एक फेज बंगाल विभाजन के समय का है, एक फेज बंगाल विभाजन के समय का है, जो खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने क्या किया? आत्मविनाश की नीति अपनाया। बोला कि मैं तुमको भी मार डालूंगा और खुद भी मर जाऊंगा, देखो अब बहुत हो गया। तो हमने आतंक का रास्ता अपना लिया, हम बम गोली बंदूक की बात करने लगे।
एक और फेज आता है, लेकिन ये थोड़ा पढ़ा लिखा है, ये पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। ये बोला कि हम मारेंगे और बचेंगे भी। इसमें है आपको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी। अब ये सारे ये भी हैं, वही हैं, लेकिन ये क्या है, थोड़े अलग किस्म के हैं। यहां आप देख रहे हो तो यहां पे आपको लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सब यहां पे हैं, जिनका विचारधारा क्या है, थोड़ा उग्र है, वे थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो इस आधार पर इन्हें उग्रवादी या चरमपंथी, लेकिन अब चूंकि इन्हें कहा जा रहा है क्या, इन्हें कहा जा रहा है कि गरम दल, ये थोड़ा सा ठीक लगता है। और इन्हें कह दिया गया नरम दल, ये थोड़ा सा शब्द का चयन अच्छा हो गया। ये कहा गया कि नहीं भाई, इन्हें उग्रवादी कहना थोड़ा ठीक नहीं है, और इन्हें भी आतंकवादी कहना ठीक नहीं है, तो इन्हें क्या कहा जाए। तो जब भारतीय इतिहास लेखन होगा तभी तो ये सारी चीजें आएंगे। अब ब्रिटिश लिख रहे थे तो ब्रिटिश के नजरों में हम कुछ ऐसा ही थे, तो उन्होंने हमें उस तरीके से प्रस्तुत किया। लेकिन जब राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हुआ तो हुआ कि नरम दल, गरम दल और क्रांतिकारी दल, यह आपको जिन्होंने क्रांति का रास्ता अख्तियार किया। तो यह सिद्धांत है, यह विचारधारा है, जिसमें यहां पे सिद्धांत उदारवाद, यहां पे उग्र है, इसी तरीके से गांधीवाद है, इसी तरीके से समाजवाद है। समाज को लेकर जो सिद्धांत दिया जाएगा वह समाजवाद हो जाएगा। गांधी का जो सिद्धांत है वह गांधीवाद कहलाएगा। राष्ट्र को लेकर जो सिद्धांत होगा वह राष्ट्रवाद कहलाएगा। तो यह वाद यानी एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है, जो उसको दर्शाने का काम किया जा रहा है। तो यहां क्लियर है, क्लियर हुआ।